हम अक्सर पेट्रोलियम को इंडस्ट्रियल एज का ईंधन मानते हैं, कुछ ऐसा जिसे हमने हाल ही में निकालना सीखा है। लेकिन पहिए के आविष्कार से भी बहुत पहले इंसान इस गाढ़े काले लिक्विड को इकट्ठा कर रहे थे, जो सीधे जमीन से रिश्ता था। हजारों साल पहले प्राचीन सुमेरियन और बेबीलोनियन इस अनरिफाइंड क्रूड को, जिसे अक्सर बिटुमिन या पिच कहा जाता था, प्राकृतिक सतहों से जमा करते थे। वे इसकी चिपचिपी और वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल अपनी नावों को सील करने और शहर की दीवारों की ईंटों को जोड़ने के लिए करते थे। समय के साथ लोगों को एहसास हुआ कि यह जल भी सकता है। 7वीं शताब्दी तक बिजेंटीन एम्पायर ने इस तेल को ग्रीक फायर के रूप में हथियार बनाया, एक खौफनाक हथियार जो पानी पर भी दुश्मन के जहाजों को खाक कर देता था। लेकिन इस रिसोर्स को पाना बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम था। नॉर्थ अमेरिका के सेनेका लोग इसे औषधीय उपयोग के लिए हाथों से गड्ढे खोद कर निकालते थे, और पहली शताब्दी बीसीई तक चीनी लोग बैम्बू पोल्स का उपयोग कर रहे थे ताकि हीटिंग के लिए तेल निकाला जा सके। क्योंकि ये शुरुआती तरीके पूरी तरह से ह्यूमन मसल पर निर्भर थे, इसलिए प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत कम था। पेट्रोलियम बस एक उपयोगी स्थानीय सामग्री थी जो उस टेक्नोलॉजी का इंतजार कर रही थी जो उसे धरती की गहराइयों से खींच सके। ये रुकावट 19वीं सदी के मध्य तक बनी रही, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने बेहतर ईंधन की मांग को पूरा किया। 1859 में एडविन ड्रेक ने पेंसिल्वेनिया में चट्टानों को छेदने के लिए सॉल्ट वेल ड्रिलिंग टेक्निक्स को अपनाया। उनकी स्टीम पावर्ड रिग ने 69 फीट नीचे एक रिजर्वॉयर को ढूंढ निकाला, जिससे सबटेरेनियन क्रूड निकालने की एक बड़ी कमर्शियल होड़ शुरू हो गई। जमीन से तेल निकालना तो बस पहला कदम था। इसे व्यापक रूप से उपयोगी बनाने के लिए जेम्स यंग और इग्नेसी लुकासिएविच जैसे केमिस्ट्स को इस कच्चे कचरे को एक साफ जलने वाले लिक्विड में रिफाइन करना पड़ा। ये एक डिस्टिलेशन कॉलम का नक्शा है। तेल को गर्म करके रिफाइनरी इसे बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर अलग कर सकती हैं। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, जो कच्चे पेट्रोलियम को केरोसिन और गैसोलीन जैसी परतों में तोड़ देता है। इस तरह हाइड्रोकार्बन्स को केंद्रित करने से ईंधन की एनर्जी डेंसिटी कई गुना बढ़ गई। अब रिफाइंड तेल के एक बैरल में उस कच्चे कचरे के मुकाबले कहीं ज्यादा पावर थी। इन रिफाइनिंग तकनीकों और स्टीम पावर ड्रिल्स के साथ पुराने हाथों से खोदे गए गड्ढों की जगह लकड़ी के ऊंचे टावरों के जंगल ने ले ली। कुछ ही सालों में प्रोडक्शन वॉल्यूम आसमान छूने लगा। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन और केमिकल रिफाइनमेंट के मेल से समाज के पास एक पोर्टेबल, डेंस फ्यूल आ गया जो पूरी तरह से नई मशीनों को चला सकता था। इस नई ताकत ने तुरंत मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। वर्ल्ड वॉर 1 से ठीक पहले विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश रॉयल नेवी को कोयले से तेल पर शिफ्ट करने का फैसला किया। तेल में कोयले से ज्यादा एनर्जी थी, जिससे HMS क्वीन एलिजाबेथ जैसे बड़े जहाज बिना दोबारा ईंधन भरे और भी तेज चल सकते थे। इसने ब्रिटेन को पुराने कोल मोनोपोली को बाईपास करने और समुद्र पर एक टैक्टिकल एडवांटेज हासिल करने में मदद की। कुछ ही दशकों में पेट्रोलियम टैंक आहिराज जहाजों और नौसेना को चलाने के लिए एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट बन गया। चूंकि सेनाएं इसके बिना काम नहीं कर सकती थीं, इसलिए ऑयल फील्ड्स खुद स्ट्रेटेजिक टारगेट्स बन गए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सेना को ईंधन की इतनी सख्त जरूरत थी कि उन्होंने बाकू के तेल भंडार को कब्जा करने के लिए सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। 20वीं शताब्दी के मध्य तक सिर्फ एक बड़ी सेना होना काफी नहीं था। ग्लोबल मिलिट्री डोमिनेंस के लिए लाखों बैरल क्रूड ऑयल तक पहुंच होना जरूरी था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बढ़ती ग्लोबल इकोनॉमी को और ईंधन की जरूरत थी। इस मांग को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में कैपिटल मिडिल ईस्ट के तेल रिच देशों में गया। वे देश जहां पहले मॉडर्न रोड्स या पोर्ट्स नहीं थे, बहुत तेजी से विकसित हुए। इस वेल्थ ट्रांसफर ने बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को फंड किया, जिससे रेगिस्तानों में कुछ ही दशकों में बड़े मॉडर्न मेट्रोपोलिसेस खड़े हो गए। 1973 में इस आर्थिक शक्ति को ग्लोबल स्केल पर फॉर्मलाइज किया गया। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ। सऊदी अरब अपना सारा तेल विशेष रूप से US डॉलर्स में बेचने पर सहमत हुआ। बदले में अमेरिका ने उसे सैन्य सुरक्षा दी। सऊदी लोग फिर इस सरप्लस डॉलर को अमेरिकी एसेट्स में रीइन्वेस्ट करते थे। चूंकि हर देश को तेल चाहिए था और तेल सिर्फ डॉलर से खरीदा जा सकता था, इस सिस्टम ने अमेरिकी करेंसी की मांग को पूरी दुनिया में बढ़ा दिया और डॉलर दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी बन गई। दुनिया को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए डॉलर रखने पर मजबूर करके इस लूप ने ग्लोबल रिजर्व करेंसी की वैल्यू को पेट्रोलियम के बहाव से जोड़ दिया। लेकिन इस बहाव को बनाए रखने के अपने गंभीर खतरे हैं। इकोनॉमिस्ट्स इसे रिसोर्स कर्स कहते हैं, एक विरोधाभास जहां तेल जैसे संसाधनों से समृद्ध देशों में अक्सर राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी हस्तक्षेप देखने को मिलता है। जब स्थानीय लीडर्स इन एसेट्स पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो विदेशी ताकतों का रिएक्शन बहुत अग्रेसिव हो सकता है। 1953 में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक के खिलाफ तख्तापलट की साजिश रची। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ईरानी संसद ने अपने तेल उद्योग को नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया था।
अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने कॉरपोरेशंस का दखल बनाए रखने के लिए ये तख्ता पलट किया था। ये कड़ी सुरक्षा एक गहरी सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी को दर्शाती है। जब सप्लाई चेन बाधित होती है, जैसा कि 1973 के ऑयल एम्बार्गो के दौरान हुआ था, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पंगु हो जाती है, जिससे हजारों मील दूर आम उपभोक्ताओं के लिए राशनिंग की नौबत आ जाती है। हमने दीवारों को वाटरप्रूफ करने के लिए सतह के तेल से शुरुआत की थी, लेकिन आज हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जो अपने अस्तित्व के लिए इन गहरे भंडारों पर निर्भर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।